नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट, CCS HAU हिसार। किसान भाइयों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि अब ऐसी रिपोर्ट आ रही हैं कि किसान यूरिया का बहुत ज़्यादा प्रयोग करने लग गए हैं। विशेष तौर पे जो सब्जी उगाने वाले किसान हैं उनकी तरफ से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 8-10 यूरिया के बैग तक प्रयोग किए जा रहे हैं, जो एक बहुत ही चिंता का विषय है। अगर हम सिफारिश से ज़्यादा यूरिया का जब प्रयोग करेंगे तो इसके दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पहले ही ज़्यादा प्रयोग होने की वजह से काफ़ी समस्याएं बढ़ चुकी हैं, लेकिन अगर इस तरह से अत्यधिक मात्रा में जब हम यूरिया का प्रयोग करने लगेंगे तो हमारी जो मिट्टी है, इसका इकोसिस्टम है, प्लांट इकोसिस्टम है या वाटर इकोसिस्टम है, यहाँ तक कि वाटर बॉडीज जहाँ पानी बह करके जाता है, इकट्ठा होता है, झीलों में, नदियों में, समुद्र में, तो वहाँ तक ही प्रभाव डालता है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन एक बहुत जरूरी तत्व है। जैसे 17 पोषक तत्वों में से एक ये सबसे इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है जिसको हमें पौधे को सप्लाई करना पड़ता है, और अगर इसकी सप्लाई नहीं होगी तो पौधे का लगभग हर मैकेनिज्म प्रभावित होगा, क्योंकि नाइट्रोजन न्यूक्लियस से लेकर के जो सेल, जो कोशिका होती है, उसके DNA से लेकर के जो नाभि के अंदर होता है उसमें विद्यमान होता है, जो आगे पौधे के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जो प्रोटीन या अमीनो एसिड का निर्माण होता है, उसमें वो गवर्न करता है। दूसरा, जो सेल के न्यूक्लियस के बाहर जितने भी ऑर्गेनल हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी एपरेटस हैं या साइटोप्लाज्म है, ये सभी एक प्रोटोप्लाज्म का पार्ट माना जाता है। और जो सेल के अंदर सेल सैप है, जो लिक्विड पोर्शन है, प्रोटोप्लाज्म का अगर ड्राई वेट बेसिस पे लें तो उसका लगभग 50% उसमें नाइट्रोजन ही होता है। इसके बाद जब हम सेल की बाहर की दीवार पे आते हैं, सेल भित्ति पे आते हैं, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन पे आते हैं, तो उसके जो निर्माण है वो भी पेप्टिडोग्लाइकेंस से होता है मुख्य तौर पे, या लिपोपॉलीसेकेराइड से होता है। तो उसमें भी नाइट्रोजन का कंपोनेंट होता है। खास तौर पे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें बाहर कार्बोहाइड्रेट के साथ पेप्टाइडोग्लाइकेंस की लेयर्स होती हैं, पेप्टाइड की होती है, जो प्रोटीन से बनी हुई होती है, उसमें भी नाइट्रोजन मुख्य तौर पे होता है। यानी कि सेल के अंदर से लेकर के सेल के बाहर तक नाइट्रोजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर किसी भी स्टेप पर, किसी भी कदम पर अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो उससे जो पौधे का मेटाबॉलिज्म है, यानी कि उसका जो फोटोसिंथेसिस या जो उसका भोजन, जो ग्लूकोज, जो सुक्रोज बनाने की प्रक्रिया है, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। रेस्पिरेशन और फिक्सेशन ऑफ जो नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक, जो वातावरण की नाइट्रोजन को सूक्ष्म जीवाणु फिक्स करते हैं जमीन के अंदर या पौधे के ऊपर, पौधे की जड़ों पे, वो भी इससे प्रभावित होने लग जाता है। लेकिन किसान भाइयों, अगर नाइट्रोजन का हम प्रयोग ज़्यादा करने लग जाते हैं तो इससे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, और दूसरे जो पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धि भी प्रभावित होने लगती है, कम होने लगती है। देखिए, मैं एक मोटी बात बताना चाहता हूँ आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बारे में। वैसे तो 17 के 17 पोषक तत्व ही जरूरी हैं, लेकिन ये 3 तत्व सबसे जरूरी हो गए हैं और इनकी मात्रा भी हमें ज़्यादा देनी पड़ती है खेत में फसल की अच्छी पैदावार के लिए। जो नाइट्रोजन है वो एक बॉल की तरह है, जैसे फुटबॉल होती है या गोल कोई भी आकृति की चीज़ होती है, जो हम थोड़ा सा भी धक्का देते हैं तो वो अपने आप ही मूव करके आगे तक चली जाती है। यानी कि ज़मीन में जब हम नाइट्रोजन डालते हैं या यूरिया डालते हैं तो वो नाइट्रोजन ज़मीन के अंदर मूव करती है, मोबाइल होती है बहुत ज़्यादा, और वो नाइट्रोजन जड़ों तक भी चली जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज़मीन में आसानी से इसकी मूवमेंट हो जाती है, इसकी गति होती रहती है।
इसका एक लाभ यह भी है कि जमीन में अगर जड़ों से दूर भी खाद हमने डाला है नाइट्रोजन वाला या नाइट्रोजन उपलब्ध है तो वो जल्दी उपलब्ध हो जाती है रूट को, जड़ों को। लेकिन अगर वो नाइट्रोजन पौधे प्रयोग नहीं कर पाए हैं तो वही नाइट्रोजन सॉइल सॉल्यूशन में आकर के, सॉइल सॉल्यूशन का मतलब यह है कि जो जमीन के अंदर पानी होता है उसके अंदर घुल जाती है, ये सॉल्यूशन बन जाता है इसका। तो वो अब इसका एक हवास हो जाता है, नुकसान हो जाता है। अगर नीचे जमीन में लीचिंग होती है, पानी जैसे जमीन के नीचे चला जाता है, जमीन पी जाती है जिस पानी को, तो ये नाइट्रोजन उसमें घुल करके जड़ों से नीचे चली जाती है। और अगर इसका कॉन्टैक्ट हवा के साथ हो जाता है तो डीनाइट्रिफिकेशन होकर के या वोलेटाइजेशन होकर के, यानी कि अमोनिया या नाइट्रस ऑक्साइड बन करके ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है और ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो नाइट्रोजन एक बॉल की तरह है, फास्फोरस एक ईंट की तरह है। ईंट का स्वभाव ऐसा होता है कि जहां भी पड़ी होती है वो वहां से मूव नहीं करती है, हमें उसके लिए जोर लगाना पड़ता है। यानी कि जहां पर भी फास्फोरस वाला खाद पड़ जाता है या फास्फोरस जहां पर भी उपलब्ध होती है जमीन के अंदर या टिकी हुई होती है या बंधी हुई होती है तो वो जल्दी सी जड़ों तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए आप जो भी फास्फोरस वाला खाद डालते हैं उसकी बीज के साथ ड्रिल करते हैं ताकि जड़ों के नीचे वो खाद पड़े और जड़ जब निकलें तो उस खाद के ऊपर जा करके उस खाद के पास जड़ें जाएं और तब उस फास्फोरस की उपलब्धि हो। तो ये फास्फोरस का स्वभाव है, यानी कि इसकी मूवमेंट, इसकी गति बहुत ही कम है। जहां पड़ जाती है वहीं ये पड़ी रहती है, सालों तक बंधी हुई रहती है और पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाती है। उपलब्ध केवल वही हो पाती है जो जिसके जब इसके संपर्क में जड़ें सीधे तौर पर आ जाती हैं। जो पोटास है, पोटास का स्वभाव इन दोनों के बीच का है। जैसे कोई त्रिभुज आकार की आकृति हो तो वो जैसे जमीन में होती है तो उसमें ये बीच का, यानी कि मोबाइल और इमोबाइल, यानी कि ये थोड़ा मूवमेंट भी कर लेती है और जमीन में अपनी जगह पड़ी हुई रहती है। इसलिए जो फास्फोरस वाले खाद हैं वो ये कहा जाता है कि बिजाई के समय ही हमें डालने चाहिए, अगर बाद में डालते हैं तो वो जड़ों तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन पोटास का जो खाद है वो कुछ ज़्यादा टाइम के बाद भी, आप महीने डेढ़ महीने, यहाँ तक के जब बालियाँ आती हैं तो कई बार उसमें कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं कि ये सिफारिश की जाती है कि उस टाइम तक भी आप पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पोटास का जो बिहेवियर है दोनों के बीच का है। लेकिन जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो अलग अलग टाइम पे सप्लिटिंग के तौर पे सिफारिश करते हैं, लेकिन वो मोबाइल होती है। तो इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन तो पौधा ले लेता है, लेकिन फास्फोरस और पोटास का ऐसा स्वभाव होता है कि वो नाइट्रोजन के साथ उतनी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो पौधे के अंदर जब हम ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन डालते हैं मिट्टी में, ज़मीन में, तो पौधा नाइट्रोजन को तो ले लेता है ज़्यादा मात्रा में और फास्फोरस उसकी बढ़ुहार ज़्यादा हो जाती है। बढ़ुहार के अनुरूप फास्फोरस और पोटास की उपलब्धि पौधे के अंदर नहीं हो पाती है, जिसके कारण पौधे के अंदर फास्फोरस, पोटास और यहाँ तक कि दूसरे सभी जितने भी पोषक तत्व उनकी कमी होती चली जाती है। अब मान लो नाइट्रोजन की अधिकता हो गई है पौधे के अंदर, तो उसकी वजह से फास्फोरस की अगर कमी आ गई उसके अंदर, फास्फोरस क्या है कि जो पौधे के अंदर ऊर्जा पैदा करता है, एटीपी या एनएडीपी जिसको हम बोलते हैं, ये एक ऊर्जा स्रोत होता है कि ऊर्जा जब उत्पन्न होती है पौधे के अंदर तो उससे क्या होता है कि सारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, जैसे आपका भोजन बनता है, फोटोसिंथेसिस है या रेस्पिरेशन है, भोजन टूटता है, उस सब में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो उसमें एटीपी या एनएडीपी जो एक ऊर्जा के तौर पे पैदा होती है, ये फास्फेट्स होते हैं, ट्राईफास्फेट, डाईफास्फेट, मोनोफॉस्फेट होते हैं, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, डाई और मोनो। तो ये एक फॉस्फेट जब यूज हो जाता है एनर्जी के तौर पे, दो रह जाते हैं, दो में से भी एक यूज हो जाता है तो एक रह जाता है। तो ये एक एनर्जी देते हैं हर स्टेप पे जब पौधा आगे बढ़ता है। तो इसमें जब एक कमी आ जाती है तो सारे प्रोसेस हमारे लूज, ढीले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे की बढ़वार और उसमें नुकसान होने लग जाता है। अब तीसरा पोटास है। पोटास एक ऐसा एलिमेंट है कि ये पौधे के अंदर सभी तरह के एंजाइम हैं जो उनको एक्टिवेट करता है। और आप जानते हैं कि जो एंजाइम हैं वो हर कोई भी पौधे के अंदर कोई भी प्रक्रिया होती है, कोई भी प्रोसेस होता है तो उसमें एंजाइम एक मुख्य तौर पर रोल अदा करते हैं। अगर एंजाइम पर्टिकुलर एक स्टेज पे, हम हर स्टेज का अलग एंजाइम होता है,
हर स्टेप का अलग एंजाइम होता है, हर कदम पे अलग एंजाइम होता है। तो उसमें अगर एंजाइम नहीं एक्टिवेट हो पाते हैं तो उसमें भी सारी जो अंदर की प्रक्रियाएं हैं वो बाधित हो जाती हैं। और विशेष तौर पे जो दाने से संबंधित हैं, जैसे दाना बनना होता है, जैसे पोलेंस होते हैं, या फूल के हिस्से होते हैं, या दाने की चमक होती है, दाने का भार होता है, उसमें ये एक तौर पे बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्योंकि पोटास जो फोटोसिंथेसिस से बनते हैं, जो भोजन बनता है पौधे के अंदर, उसको ट्रांसपोर्टेशन में, यानी कि उसको पत्तों से दानों तक ले जाने में या पत्तों से जड़ों तक ले जाने में पोटास एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो इसी तरह जो फास्फोरस है वो जड़ों के एक फैलने में, बढ़ने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और राइजोस्फीयर में जब जड़ें फैलती हैं तो उसमें माइक्रोब्स की भी संख्या बढ़ती चली जाती है, और उनकी एक तरह से एक कॉम्बिनेशन जब होगा तो उसमें पौधा एक उचित वातावरण में बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह से जब इम्बैलेंस होता है इन तीनों चीज़ों का, नाइट्रोजन का जब अधिकता होती है तो विशेष तौर पर फास्फोरस, पोटास और दूसरे भी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं उनकी भी कमी होती चली जाती है। जिससे क्या होता है कि मान लो अब नाइट्रोजन बढ़ गया है सेल के अंदर। जैसे मैंने बताया कि सेल सेप के अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर ड्राई वेट बेसिस पे लगभग आधा नाइट्रोजन होता है। अब उसमें मान लो नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाता है और आगे उसका जो मेटाबॉलिज्म है, यानी कि जो प्रक्रियाएं हैं वो स्लो हो जाती हैं। स्लो क्यों हो जाती हैं कि फास्फोरस, पोटास या दूसरे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। स्लो होने में पौधे के अंदर जो एक नाइट्रोजन कंटेंट है वो बढ़ जाता है सॉल्यूशन के अंदर, सेल सेप के अंदर। और जो कीड़े और बीमारियां हैं उन्हें भी नाइट्रोजन की जरूरत होती है। जैसे पौधे को जरूरत है, जैसे हमारे को जरूरत है प्रोटीन्स की, अमीनो एसिड की, पौधे को या इंसेक्ट जो और डिजीज होते हैं उनको भी इसकी जरूरत होती है। तो वो भी जब पौधे के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और पौधे के अंदर उस नाइट्रोजन का प्रयोग सही तरह से नहीं हो पाता तो उसकी तरफ कीड़े और बीमारियां भी ज्यादा लगते हैं, क्योंकि उनके भोजन मिल जाता है, उससे सकुलेंसी बढ़ जाती है पौधे की, और उससे पौधे में एक कमजोरी भी पैदा हो जाती है, जिससे कीड़े और बीमारियां भी उसमें ज्यादा हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये सेल डिवीजन में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जैसे सेल बढ़ते हैं तो पौधे की हाइट बढ़ती है, पौधे की लंबाई बढ़ती है, पौधे के कल्ले बढ़ते हैं, टिलर बढ़ते हैं। और जब ये हाइट ज्यादा बढ़ने लग जाती है, दूसरे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है जो मजबूती प्रदान करते हैं, तो उससे फसल की लॉजिंग भी हो जाती है, गिर भी जाती है, जिससे उपज भी प्रभावित हो जाती है। तो इस तरह से जो एक सिस्टम अब आ रहा है कि इसमें लगातार सभी फसलों में अब जो नई वैरायटीज आ रही हैं, विशेष तौर पे गेहूं की, उनमें अब सिफारिशें भी करने लग गए हैं कि जो पहले रिकमेंडेशन थी नाइट्रोजन फास्फोरस की, अब कहते हैं कि जब पैदावार जब नई किस्मों में बढ़ती है तो उसमें फास्फोरस की और नाइट्रोजन की रिकमेंडेशन ज़्यादा कर दी जा रही हैं। तो इसकी वजह से कुछ तो वो हो गई है, और कुछ किसान इसलिए भी ज़्यादा डाल रहे हैं कि ज़मीनों का जो जैविक कार्बन है, ज़मीनों की जो ताकत है, फर्टिलिटी है, जो पोषक तत्व हैं वो घटते जा रहे हैं। उसकी जो जमीन का एक पोलापन है, उसका जो स्वास्थ्य है, जो भौतिक स्वास्थ्य है, रासायनिक स्वास्थ्य है, वो घटता जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार हमें ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करना पड़ रहा है। और उस ज़्यादा प्रयोग होने की वजह से लगातार जो स्वास्थ्य गिर रहा है, धीरे धीरे इनकी जो क्वांटिटी है, नाइट्रोजन जैसे खाद की जो क्वांटिटी है लगातार बढ़ती जा रही है। और किसान भी, विशेष तौर पे जो किसान सब्जियां उत्पादन करते हैं, तो उसमें ये सोचते हैं कि सब्जियों का उत्पादन जल्दी से जल्दी आ जाए, उसकी हार्वेस्टिंग जल्दी से जल्दी हो जाए, कटाई जल्दी से जल्दी हो जाए, तो वो मंडी में ले जाने काबिल हो जाए और जल्दी उसका रेट भी अच्छा मिल जाए। तो उसमें जब ये सारे जब कारण इकट्ठे होते हैं तो उसकी वजह से किसान सब्जियों में विशेष तौर पे, दूसरी जैसे गन्ने में भी मैं देखता हूँ कि 4 से 5 बैग तक डीएपी और यूरिया और किसान अप्लाई करते हैं ज़्यादा मात्रा में। तो उसमें लगातार ज़मीन का स्वास्थ्य भी गिर रहा है और एक वातावरण, एक इकोसिस्टम, ये तो मैंने आज आपको बताया कि प्लांट का सिस्टम किस तरह से प्रभावित हो जाता है, इससे वो बताया आपको। अब आगे मैं किसी वीडियो में बताऊँ कि सॉइल सिस्टम किस तरह से ज़्यादा नाइट्रोजन के प्रयोग करने से प्रभावित होता है, और एक जो वाटर इकोसिस्टम है, वाटर बॉडीज तक किस तरह से प्रभावित होता है, तो उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इस तरह से किसानों से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि इतना ज़्यादा आप अगर नाइट्रोजन यूज करेंगे, यूरिया प्रयोग करेंगे, तो इसमें एक बहुत बड़ा एक सिस्टम में डिस्टर्बेंस आ जाएगी, और जो हमें भोजन मिलेगा, सब्जियां मिलेंगी या चारा मिलेगा पशुओं को, हम दूध उसका प्रयोग करेंगे, उनके प्रोडक्ट्स को हम यूज करेंगे, तो हमारे अंदर भी उसकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ कि बच्चे में जैसे अगर नाइट्रेट टॉक्सिसिटी आ जाए, खास तौर पे ये जो नवजात बच्चे होते हैं, उसमें एक नाइट्रोजन नाइट्रेट जब हेमोग्लोबिन के ऊपर आ जाता है, उसके साथ कंबाइन हो जाता है,
तो उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन था वो मेट हेमोग्लोबिन बन जाता है, मेट हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन की जगह उसमें नाइट्रेट बैठ जाता है हेमोग्लोबिन के ऊपर। तो उसमें क्या होता है कि छोटे बच्चों में एक बीमारी आ जाती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो उसमें बच्चों की मौत भी हो जाती है, यानी कि नीला पड़ जाता है शरीर। तो इस तरह से एक प्रभाव, जैसे पशुओं में भी नाइट्रेट टॉक्सिसिटी में क्या होता है कि जैसे गलघोटू बीमारी आ जाती है, तो गल घुटने यानी कि ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उसमें सांस आना बंद हो जाता है और उसकी वजह से पशु की भी मौत तक हो सकती है। और इसके अलावा जब नाइट्रेट कंटेंट हमारे शरीर में बढ़ता है तो उससे हमारी जो किडनी है, हार्ट है, लीवर है, सभी अंगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से सभी तरह की बीमारियां हमारे अंदर बढ़ रही हैं। और एक वातावरण में भी जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसके ऊपर फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से एक किसान भाइयों से प्रार्थना है कि जमीन को टेस्ट करवा करके जमीन के स्वास्थ्य को मेंटेन करें, ताकि उसका जैविक कार्बन साथ के साथ बढ़ा के रखें। उसमें हरी खाद का प्रयोग करें, उसमें जो गोबर की खाद आपके पास हो तो उसका ही प्रयोग करें। और इस साथ साथ रेजिडू, उनमें आग ना लगा के खेत में ही मिलाएं। और इसके साथ साथ जो दालों का एक कॉम्बिनेशन उसमें बनाएं, जीवामृत, घन जीवामृत जैसे प्राकृतिक खेती में, इनका कॉम्बिनेशन बढ़ाएं। और इस तरह से जमीन की ताकत को बढ़ाएं, न कि यूरिया और रासायनिक खादों को बढ़ाएं। क्योंकि यूरिया को जब बढ़ाते हैं कीड़े बीमारियां बढ़ती हैं तो उसमें पेस्टिसाइड का प्रयोग भी बढ़ता चला जाता है, जो वो भी कार्सिनोजेनिक होते हैं कई तरह के। और नाइट्रोजन भी कार्सिनोजेनिक है, यानी कि कैंसर तक पैदा कर देते हैं। तो ये एक किसानों भाइयों से प्रार्थना है कि आप इसको, एक सिस्टम पूरी तरह से सेटल हो जाएगा हमारा, एक डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। धन्यवाद।